चलिए अब बात हमारी खास पेशकश की। हर साल की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ, एक ऐसा मंच जहां से भारत के आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति, कूटनीति और देसी और विदेशी दिग्गजों को सुनने का मौका मिलता है। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की थीम है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साल के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शुरुआत करेंगे बाजार की खबरों के साथ। बाजार आज लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। मेटल, ऑटो और रियल्टी शेयरों ने आज बाजार पर दबाव बनाने का काम किया है। निफ्टी 145 अंक गिरकर 17,500 के नीचे बंद हुआ है। और मार्केट में आज कहां हमने ज्यादा एक्शन देखा, सहयोगी प्रियंका उपल आनंद समझा रही हैं। आज हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी और हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवर द कोर्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स आपको एक रिकवरी दिखी, लेकिन बाजार क्लोज होने के पास उन्हीं लेवल्स के ऑलमोस्ट आसपास बंद हुआ निफ्टी के, जहां वो ओपन अप हुआ था। लेकिन शानदार रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दी। लगभग निचले लेवल से 500 पॉइंट्स तक रिकवरी देखने को मिली थी। बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया, लेकिन निफ्टी को ड्रैग किया आईटी पैक ने क्लियरली, मेटल पैक ने क्लियरली। पहले लूजर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो निफ्टी में जो टॉप गिरने वाले काउंटर में सबसे ऊपर हिंडाल्को था, क्योंकि जिस तरह से एल्यूमिनियम के प्राइसेस मार्च के हाई से लगभग 18% अब डाउन हो गए, तो वहाँ एक क्लियरली आपको शॉर्ट्स बिल्ट होते हुए देखे। और उसके अलावा कोल इंडिया जैसे काउंटर्स में यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर क्लियरली दिखाई दिया। ग्रासिम में आप देख रहे थे कि लगातार कई दिनों से मूव स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि अंबुजा सीमेंट, एसीसी, बाद में आपको सीमेंट स्पेस में लास्ट 1 आवर में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन ग्रासिम भी आज वन ऑफ द टॉप लूजर्स रहा। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, ये कुछ दूसरे काउंटर्स थे जहाँ निफ्टी में गिरने वाले काउंटर्स जिन्होंने बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग किया। एफएनओ में स्पेस में भी आप बात करें तो वहाँ पर, लेकिन अगर आप गेनर्स की उससे पहले बात करें हम, तो बैंकिंग स्पेस ने क्लियरली, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स हैं शनिवार को। इससे पहले अब सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग सेशन रह गया बुधवार का, और जिस दिन एक्सपायरी भी है, और जिसके चलते हमने देखा कि शायद अब कुछ रिवर्सल्स के साइन, क्योंकि 17,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसके ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब हुआ। और बैंक निफ्टी यहाँ से कहीं ना कहीं से लॉन्ग बिल्टअप आपको बड़े काउंटर्स में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ कुछ रिवर्सल के साइन भी एंटिसिपेट करने चाहिए। गेनर्स में आपको एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन काउंटर्स में एक स्ट्रेंथ देखने को मिली। महिंद्रा फाइनेंस, इसमें आपको एक स्ट्रेंथ देखने को मिली। उसके अलावा मारुति आपका एक गेनर रहा। एफएनओ स्पेस में भी आप बात करें तो टॉप जो काउंटर था वो मिड कैप बैंकिंग ही था, तो बैंकिंग ने क्लियरली आज अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन किया, बाजार को सहारा देने की कोशिश की। हालांकि एचडीएफसी ट्विन से किसी तरह का सहारा नहीं मिला, लेकिन प्राइवेट स्पेस बैंक्स ने आज बाजार को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करी। और लगातार जो आज क्लियरली रहे वो आईटी स्पेस रहा, मेटल पैक रहा, ऑयल एंड गैस रहा, वहाँ से आपको थोड़े प्रेशर बाजार में दिखा। एक टाइट रेंज में कारोबार रहा और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज देखने को मिला मार्केट्स में। चलिए बाजार के जानकार क्या कहते हैं बाजार की चाल को लेकर। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत जैन का कहना है कि भारत में ग्रोथ आउटलुक काफी पॉजिटिव है। इकोनॉमी के कोर सेक्टर में किसी तरह के रेगुलेटरी चैलेंजेस नहीं है, इसीलिए इक्विटी इन्वेस्टर को महंगाई से डरने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है कि जब कीमतें बढ़ती हैं, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनीज की जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ती है, तो कंपनीज के रुपए में उतनी ही ग्रोथ ज्यादा होती है। तो इक्विटीज इन्वेस्टर को मेरे ख्याल से एक थोड़ा हाई इन्फ्लेशन से नहीं घबराना चाहिए। ऑफ कोर्स हाई इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है और उसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव वैल्यूएशंस पे पड़ता है। लेकिन मेरी समझ में इंडिया जैसी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इक्विटीज का जो मेन रिटर्न आता है लंबे समय में वो ग्रोथ से है, और वैल्यूएशन में थोड़े चेंज से उसका असर काफी कम है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। और जहां तक आपने कहा लो ग्रोथ, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ का एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छे रिफॉर्म्स किए। अब जो सभी हमारे इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स हैं उसमें किसी तरह का कोई रेगुलेटरी चैलेंज नहीं है।
कंपनीज की बैलेंस शीट, बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और इंफ्रा केपेक्स काफी बढ़ रहा है। हमको लगता है कि जो प्राइवेट केपेक्स है वो भी समय के साथ साथ बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो कि एक सेकुलर ग्रोथ इकोनॉमी है, तो हमें लगता है कि इसमें आने वाले वर्षों में एक अच्छी हम ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के नतीजे कल आने वाले हैं और नतीजे को लेकर अनुमान जो है वो पेश कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, तो इन्फोसिस के आंकड़े के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिल सकते हैं। और आंकड़ों की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में जो है लगभग 2.6% का तिमाही दर तिमाही का ग्रोथ का अनुमान है। एबिट के आंकड़े जो है लगभग सपाट आने वाले हैं। पैट में भी अनुमान है कि सपाट रहेंगे। हालांकि मार्जिन से एक पोर्शन है जहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँगा, यहाँ पे एक प्रेशर देखने मिलेगा। लगभग आप देख सकते हैं 600 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 23.9% आएगा, आई मीन 22.9%। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लगभग 3% का अनुमान है, लेकिन ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने मिलेगी सारे वर्टिकल्स में। और जो मार्जिन्स में प्रेशर है, ऑफकोर्स सप्लाई साइड कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है तो उसके कारण देखने मिलेगा। पर डील साइज़ में जो है आप देख सकते हैं जो बड़े डील्स हैं वहाँ पे म्यूटेड ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। और बड़े जो डील साइज़ का अनुमान है वो लगभग 2.5 से लेकर $3 बिलियन का रहेगा। पर आगे जाते हुए जो ट्रिगर्स देखने वाले होंगे वो सबसे पहला रहेगा एट्रिशन ट्रेंड्स कैसा है, मार्जिन्स की कैसी परफॉर्मेंस हो रही है और प्राइसिंग क्या रहेगा। जो इन्फ्लेशन आई है तो क्या ये पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर्स को, और आखिर में वित्तीय साल 2023 का क्या आउटलुक रहेगा, तो इस पे फोकस रहने वाला है। और आखिर में मैं गाइडेंस के बारे में बोलूँगा। जो पूरा FY23 का गाइडेंस जो है कंपनी का एक्सपेक्टेड है कि दे, और यहाँ पे जो ग्रोथ का अनुमान है एनालिस्ट लगा रहे 12 से 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होगी। और जो मार्जिन गाइडेंस है वो यहाँ पे 21 से लेके 23% का बैंड पर एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्फोसिस के जो मिले जुले नतीजे आने की एक्सपेक्टेशंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LIC IPO को लेकर मर्चेंट बैंकर्स ने सरकार को एक प्रेजेंटेशन दिया है। इस एक्सक्लूसिव खबर की तमाम डिटेल्स जो है हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, LIC IPO के मर्चेंट बैंकर्स ने सरकार को एक नया प्रेजेंटेशन दिया है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार को ये सजेस्ट किया गया है कि जो वैल्यूएशन है LIC IPO की वो 1.6 टाइम्स ऑफ एम्बेडेड वैल्यू यानी 5.39 लाख करोड़ होनी चाहिए। इसके अलावा एक सजेशन ये भी दिया गया है कि सरकार अगर चाहे तो हिस्सा बिक्री 5% से बढ़ाकर 7.5% तक कर सकती है LIC में। और इस वैल्यूएशन को अगर माना जाए 1.6 टाइम्स ऑफ एम्बेडेड वैल्यू तो सरकार को 7.5% तक की हिस्सेदारी बिक्री से करीब 65,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जो कि इसके डाइवेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने के लिए काफी मदद करेंगे। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर्स ने कई और सजेशंस भी दिए हैं, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिए हैं गवर्नमेंट को कि किस लेवल पे क्या गवर्नमेंट को गार्नर होगा। साथ ही साथ एक जो डिमांड है मार्केट में उसका भी जायजा दिया है सरकार को। जो फाइनल कॉल है वो एक मिनिस्ट्रियल पैनल को लेना है जिसमें खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भी इस मिनिस्ट्रियल पैनल में हैं, जो कि फैसला लेंगे कि आखिर वो किस प्राइस पे IPO को फाइल करना चाहते हैं और उसी के हिसाब से RHP दाखिल होगा। और जरूरी चीज ये है कि 12 मई तक इस IPO को पूरा करना है, क्योंकि अगर 12 मई की डेडलाइन को मिस करते हैं तो सेबी नियमों के मुताबिक DRHP फिर से फाइल करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कमोडिटीज़ की। और कच्चे तेल में आज फिर से गिरावट देखी जा रही है और इसके पीछे क्या वजह है, आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, पूरा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, बताएं क्या है कच्चे तेल को लेकर ताज़ा अपडेट। कच्चे तेल की जो तेजी है वो बढ़ती जा रही है। 4% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। $103 के आसपास अब ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। WTI क्रूड भी $98 के आसपास आ चुका है। खबर ये है कि शंघाई में अब जो कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लगे थे, जो पाबंदियां थी, उसमें ढील देने की कोशिश हो रही है। 7,000 ऐसे रेजिडेंशियल यूनिट की पहचान की गई है जहाँ पर पिछले 14 दिनों में कोई भी केसेस कोरोना के नहीं आए हैं। तो उससे यहाँ पर लग रहा है कि धीरे धीरे ढील दी जाएगी। लेकिन एक दूसरी चिंता ये भी है
कि आने वाले समय में दूसरे शहरों को भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि इस बीच में यूरोपियन यूनियन एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, जिसमें कैसे रूस से तेल गैस इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए, इसको लेकर ये ड्राफ्ट है। तो एक मिक्स ही खबरें आ रही हैं, क्योंकि 70 लाख बैरल रोजाना क्रूड का उत्पादन है रसिया का, और उसकी भरपाई करना मुश्किल नहीं। तो ऐसे में मिक्स ही खबरें हैं। और तीसरी खबर ये है कि यूएस में लगातार 3 हफ्ते में क्रूड स्टॉक घटने के बाद इस हफ्ते क्रूड स्टॉक बढ़ने का बाजार का अनुमान है। तो आज एपीआई के डेटा है, कल ईआईए के तरफ से डेटा जारी होंगे, किस तरह के आंकड़े वो आते हैं। तो तमाम ऐसी खबरें हैं जिन पर क्रूड मार्केट की नजर रहेगी। जी शुक्रिया विजय मोहन तमाम जानकारी के लिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूनिफॉर्म गैस प्राइसिंग की तैयारी पूरी कर ली है। मंत्रालय अगले महीने तक नया फॉर्मूला भी जारी कर सकता है, लेकिन किस तरह से ये सब होगा, हमारी पूरी डिटेल्स हमको दे रहे हैं सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए काफी अहम डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इस महीने के आखिर तक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए गैस सप्लाई से संबंधित जो नया यूनिफॉर्म बेस प्राइस मैकेनिज्म है उसको लागू कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इंडस्ट्री के साथ आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा नए फॉर्मूले को इस महीने के आखिर तक लागू किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि सभी सीजीडी कंपनियों को एक ही बेस प्राइस पर गैस की सप्लाई की जाएगी। हालांकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या जो राज्यों की जो अलग अलग टैक्सेस हैं वो अलग होंगे, लेकिन जो बेस प्राइस होगा वो एक होगा। नया जो फॉर्मूला है वो इस आधार पर तय किया जाएगा कि देश भर में जितने भी तरह के गैस है, मसलन डोमेस्टिक गैस है या आरएलएनजी है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, इन सबको मिलाकर औसत जो कीमत है वो तय किया जाएगा और उसी आधार पर यूनिफॉर्म बेस प्राइस का जो फॉर्मूला है वो निर्धारित की जाएगी। दरअसल सरकार ये योजना इसलिए तैयार कर रही है कि जिस तरीके से देश भर में जो सीजीडी नेटवर्क है उसका विस्तार हो रहा है, ऐसे में सभी कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में जो डोमेस्टिक गैस है, जो कि किफायती गैस है, वो सप्लाई करना संभव नहीं है। लिहाजा गैस की उपलब्धता बनी रहे, सीजीडी का एक्सपेंशन हो, इसलिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जिससे कि कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में गैस मिल सके। हालांकि गैस की सप्लाई तो आसानी से हो पाएगी, लेकिन कीमतों में जरूर बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब करीब $2 पर MMBTU तक गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। हालांकि कंपनियों को इस बात की आजादी होगी कि वो बढ़ी हुई कीमतें कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर सके। सरकार की योजना ये है कि अगले महीने यानी कि मई 2022 तक जो सीजीडी का नेटवर्क है वो 650 जिलों तक पहुंच जाएगी। लिहाजा गैस की जो सप्लाई है उसको भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। स्टील की बढ़ती कीमतों से इंडस्ट्री में चिंता है। एडिशनल स्टील सेक्रेटरी रसिका चौबे का कहना है कि सरकार कोशिश कर रही है कि एमएसएमई को सस्ते दाम पर स्टील मिले। एमएसएमई के लिए जिस तरह से डिस्काउंट की बात की गई है वो आगे कब तक कंटिन्यू रह सकते हैं और इसमें किस तरह के फ़ायदे की उम्मीद लगा रहे हैं आप? देखिए, एमएसएमई के लिए हमेशा हम लोग का ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और हम लोगों को कोशिश है कि उनको सस्ते दामों पर मिले, बिकॉज सस्ते दामों पर मिलेगा तो आगे वो सस्ते दामों पे हमारे कंज्यूमर्स को देंगे। तो करंटली हमारे जो स्टील प्लेयर्स हैं उन्होंने 2500 से लेकर 3000 तक का डिस्काउंट वो पर टन पे उनको दे रहे हैं। लेकिन अब ये जो कब तक रहेगा विल डिपेंड ऑन क्या डिमांड रहती है एमएसएमईज़ की और दाम कब तक क्या कैसे पैन आउट करते हैं, बिकॉज स्टील बड़ा साइक्लिकल सेक्टर है। आज दाम बढ़े हुए हैं, बाद में कम भी होगा, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट एंड इट्स बिटवीन वी हैव जस्ट ब्रॉट एमएसएमईज़ और हमने जो स्टील यूजर्स को साथ में हम लाए हैं, अब वो आगे आपस में वो डायलॉग करके उसको आगे ले जाएंगे। आईपीएल मैचों के दौरान गेमिंग विज्ञापनों की बाढ़ सी आ जाती है और इस होड़ में कई बार नियमों को भी ताक पर रख दिया जाता है। लेकिन अब ऐसे 14 विज्ञापनों पर एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने कार्रवाई की है और किस तरह की कार्रवाई की गई है, पूरी खबर की डिटेल्स हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी दे रही हैं। जैसे ही आईपीएल के मैचेस शुरू होते हैं उसी के साथ ही ढेर सारे गेमिंग के एड्स या बहुत सारे एड्स आपको ज़रूर देखने को मिलते होंगे, लेकिन इनमें से कई एड्स ऐसे होते हैं जो गाइडलाइंस, जो एडवर्टाइजिंग के गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन करते हैं। एस्की यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स जो काउंसिल है इंडिया का, उन्होंने ऐसे 14 एड्स पाए हैं जो उनकी गाइडलाइंस है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं। जैसे ऐसे कोई क्लेम करते हैं वो एड्स जो सच नहीं है, सबसे बड़ा प्राइस देने का क्लेम हो, या फिर कुछ ऐसे एड्स हैं जो डिस्क्लेमर्स में या तो बहुत तेज़ी से डिस्क्लेमर
डिस्क्लेमर पढ़ दिए जाते हैं जिसमें लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे डिस्क्लेमर इस समय पढ़े जा रहे होते हैं जब किसी और सेलिब्रिटी का फुटेज चल रहा होता है। तो एस्की यानी काउंसिल का कहना है कि ऐसे समय में लोगों का ध्यान सेलिब्रिटी पे ज़्यादा और उनकी जो रिस्क से जुड़े हुए डिस्क्लेमर्स हैं उन पर कम होता है, और यही एक वजह है कि इनको उल्लंघन पाया गया है जितने भी गाइडलाइंस और कोड्स हैं। इसके लिए ही एस्की ने नोटिफाई किया हुआ है एक्शन को लेकर इन कंपनियों को, जिन कंपनियों के एड्स हैं, मसलन जो कंपनियां जिनके एड्स ऐसे जा रहे हैं उसमें गेम्जी, खेलो फैंटेसी, 12th मैन, डेकन रमी जैसे बहुत सारे खेल हैं या बहुत सारे एड्स हैं इन गेम्स के जो इन एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। चलिए बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। हर साल की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ, एक ऐसा मंच जहां से भारत के आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति, कूटनीति के देसी और विदेशी दिग्गजों को सुनने का मौका मिलता है। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की थीम है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साल के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।